बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में तरलों के यांत्रिक गुण का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोक्स का नियम। तो स्टोक्स का नियम ये बताता है कि कोई भी ठोस किसी द्रव के अंदर जब गति करता है तो उस पर कितना श्यान बल कार्य करता है। ठीक है, यानी श्यान बल ज्ञात करने का एक नियम है, लेकिन ये श्यान बल उस समय ज्ञात किया जाएगा जब कोई ठोस किसी द्रव के अंदर गति कर रहा होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई द्रव भरा हुआ है, द्रव मतलब कोई तरल हो सकता है, जरूरी नहीं कि द्रव हो, यहाँ वायु भी हो सकती है। और उस द्रव के अंदर कोई भी आकृति का अगर ठोस पदार्थ है तो वो अगर इस दिशा में अगर गति करता है तो इस गति का अपोज करने के लिए एक भाई द्रव जब द्रव के अंदर जब ये चलेगा तो द्रव इस पर विपरीत दिशा में एक बल लगाएगा। ठीक है ना, जिसको हम लोग श्यान बल कहते हैं। ठीक है ना, श्यान बल का फार्मूला हम लोग इसके पहले ही पढ़ चुके हैं। श्यान बल का फार्मूला क्या पढ़ा है हम लोगों ने? F = ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये फार्मूला पढ़ा है, जहां पर ईटा श्यानता गुणांक है, ए है द्रव के परतों का क्षेत्रफल, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स वेग प्रवणता कहलाता है। तो श्यान बल का मान इतना होता है। ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब द्रव की दो परतें हों, उनके बीच अगर सापेक्ष गति हो रही है तो कितना घर्षण बल होगा। या फिर इस फार्मूले का यूज हम लोग तब कर सकते हैं जब कोई वस्तु द्रव की सतह पर चल रही हो, जैसे नदी के ऊपर नाव चल रही हो, उस समय भी हम इस जो घर्षण बल यानी श्यान बल है उस फार्मूले का यूज हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे नाव चल रही हो तो नाव और द्रव के बीच कितना श्यान बल होगा, उसके लिए फार्मूला यूज कर लेते हैं जब कोई ठोस पदार्थ इसके सतह पर ऊपर जब गति कर रहा हो तब। नाव वगैरह है, इस तरीके से जहाज है चलता है पानी वाला, तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। लेकिन यही अगर ठोस पदार्थ उस द्रव के अंदर हो और फिर गति कर रहा हो तो उसके विपरीत दिशा में जो श्यान बल कार्य करेगा वो फार्मूला फिर ये नहीं होता है। वो फार्मूला क्या होता है ये स्टोक्स ने बताया है। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने ये देखा गया प्रयोग द्वारा कि जब कोई ठोस किसी द्रव के अंदर गति करता है तो उस पर कार्य करने वाला श्यान बल है वो मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात तो ये है कि जो श्यान बल है, ये श्यान बल यानी इसको इससे समझना है तो लिखेंगे जब कोई ठोस किसी द्रव के अंदर होना चाहिए सब। जब कोई ठोस किसी द्रव के अंदर गति करता है तो उस पर कार्य करने वाला श्यान बल, उस पर कार्य करने वाला श्यान बल F निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहली बात कौन सी है? पहली बात तो यह है कि जो श्यान बल का मान है वो ठोस की आकृति व आकार पर, ठोस की आकृति व आकार पर, जब कोई ठोस का आकार या आकृति बदल जाएगी तो श्यान बल का मान भी बदल जाएगा। जैसे अगर हम वायु में जब चलते हैं यानी हवा में चल रहे होते हैं तो सामान्यतया हवा का जो श्यान बल होता है वो हमारे ऊपर काम करता है। लेकिन अगर हम चलते समय अगर अपने हाथ में कोई सीट बड़ी सी पकड़ लें और उसको ले चले तो उसमें फिर अवरोधी बल यानी जो श्यान बल है उसका मान बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर का आकार बदल गया। पहले सीधे चल रहे थे, फिर हमने एक प्लेट ले ली,
ठीक है ना। या समझ सकते हैं कि जैसे जहाज होता है, जहाज की आकृति हम लोग इस तरीके से कुछ नुकीला टाइप बनाई जाती है, ऐसे जहाज का जो अगला हिस्सा ऐसे बनाया जाता है। अगर इसको अगर सीधा अगर ऐसे बना देंगे तो क्या होगा, इसमें जो श्यान बल है उसका मान ज्यादा हो जाएगा, यानी आकार बदल देने से श्यान बल का मान बदल जाता है। ये प्रयोग द्वारा देखा गया, ऐसा वो जो प्रैक्टिकली देखा गया उसको लिखा गया सबसे पहले कि ठोस की आकृति व आकार पर। दूसरी बात किस पर निर्भर करता है, ठोस की चाल पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर पैदल चल रहे हैं, तो अगर पैदल चलते हैं तो फिर जो श्यान बल है वो कम लगता है, लेकिन अगर ये मोटरसाइकिल पर चलेंगे, नहीं स्पीड बढ़ जाए चलने की, तो फिर जो श्यान बल है उसका मान भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब देखा गया कि वेग बढ़ने पर भी श्यान बल का मान बढ़ जाता है। उसके बाद तीसरी बात निर्भर करता है द्रव या जो भी तरल है, वायु है वो भी तरल पदार्थ होता है, वायु का श्यानता गुणांक या द्रव का श्यानता गुणांक। तो चूंकि स्टोक्स ने द्रव के लिए निकाला है फार्मूला, तो हम लोग द्रव की बात करेंगे। तो द्रव की श्यानता गुणांक, द्रव की श्यानता गुणांक पर यानी विस्कोसिटी पर निर्भर करता है। श्यानता गुणांक मतलब ईटा, यानी जो कह सकते हैं जैसे वायु में चलना ज्यादा सरल होता है जल की अपेक्षा, क्योंकि वायु का जो श्यानता गुणांक कम होता है, जल का ज्यादा होता है। तो अगर श्यानता गुणांक बढ़ जाएगा तो देखा जाता है कि उसका जो श्यान बल है वो भी बढ़ जाता है। तो ये तीन बातों पर निर्भर करता है। समझ में आ रही है। जैसे कहा जाता है कि अगर पानी में चलना पड़ जाए हम लोगों को तो जल्दी थक जाते हैं, अगर हवा में काफी देर तक चलते रहते हैं, वायु में अगर ऐसे जमीन में चलना हो वायु में तो हम कोई दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। लेकिन अगर यही हमको किसी नदी को पार करना हो या ऐसे पानी कहीं भरा हुआ वहां पर चलना हो पैदल, और वहां पर हमको ज्यादा थकावट आ जाती है, क्योंकि वहां उसकी जो श्यानता होती है वो अधिक होती है, यानी ज्यादा अधिक श्यान बल लगाएगा। श्यान बल हमेशा गति का विरोध करता है। तो ये तीन बातों पर निर्भर करता है, ऐसा प्रयोग द्वारा स्टोक्स ने देखा, आकार आकृति पर, ठोस की चाल पर और श्यानता गुणांक पर। लेकिन अब चूंकि कोई निश्चित आकार आकृति तो होती नहीं वस्तुओं की, कोई छोटे आकार की होगी, कोई बड़े आकार की होगी, आकृति भी सबकी अलग अलग होगी। तो जब इतनी आकृतियां हैं, इतने प्रकार के, इतने आकार के ठोस पदार्थ हैं, तो उसके लिए फार्मूला भी सबका अलग अलग होगा। तो स्टोक्स कहते हैं कि अलग अलग आकृतियों के लिए श्यान बल का मान निकालना तो बहुत जटिल है, हम एक बहुत आसान आकृति के लिए फार्मूला हम डिराइव करेंगे। तो स्टोक्स ने बहुत आसान आकृति की वस्तु ली है। प्रकृति में सबसे आसान आकृति की वस्तु सब गोला माना जाता है। तो उन्होंने गोले की गति जब होगी किसी द्रव के अंदर तो कितना श्यान बल लगेगा, उसके लिए स्टोक्स ने फार्मूला निकाला है। बाकी तो ये निर्भर तो करता है श्यान बल का मान, लेकिन फार्मूला आप निकाल तभी सकते हैं जब हम एक निश्चित आकृति लें। अब आकृति टेढ़ी मेढ़ी कुछ ले लेंगे तो कैलकुलेशन जटिल हो जाएगी, उसको सॉल्व करना कठिन है। इसलिए बहुत आसान आकृति ले करके स्टोक्स ने फार्मूला निकाला है। तो वो आकृति कौन सी ली है, गोला। तो गोला जब गति करेगा तो कितना श्यान बल कार्य करता है, उसके लिए स्टोक्स ने कैसा फार्मूला निकाला, जरा इसको समझना है। तो ये तो इसका एक बेस था। मेन अब जरा समझना है स्टोक्स ने कैसे फार्मूला को ज्ञात किया है। बात समझ आ रही है। तो ये अगर इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। बाकी स्टोक्स का नियम अब आपको अब इसके बाद समझ में आएगा। तो स्टोक्स के नियम के अनुसार इसको अब इस एग्जाम में अगर आता है स्टोक्स नियम, तो ये आप बात लिखेंगे जो अब लिखने जा रहे हैं। स्टोक्स के नियम के अनुसार जब कोई
गोली, गोली मतलब कोई छोटे आकार का कोई स्फीयर हो। इस नियम के अनुसार जब कोई गोली किसी द्रव में गति करती है तो उस पर कार्य करने वाला श्यान बल, उस पर कार्य करने वाला श्यान बल F निम्न लिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1, जो 3 बातें हमने इसके पहले लिखी थी उसमें केवल आकार जो लिखा था, आकृति आकार, उसके लिए एक निश्चित आकार उन्होंने मान लिया। क्या मान लिया उन्होंने? आकार एक गोला, तो गोले का आकार बदलेगा तो क्या बदलेगा उसका? भाई गोले का आकार बदलेगा तो सिर्फ त्रिज्या चेंज होगी और तो कुछ आकार बदल नहीं जाएगा गोले का। तो त्रिज्या पर निर्भर करता है मुख्य रूप से। अब इसका मतलब त्रिज्या ज्यादा होगी तो श्यान बल का मान ज्यादा आएगा। तो ये कह सकते हैं कहते गोले या गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या r पर। अब ये तो पता है कि r यानी आकार बढ़ेगा तो श्यान बल का मान बढ़ जाएगा, यानी आकार बढ़ जाएगा तो श्यान बल का मान भी बढ़ जाएगा। लेकिन स्क्वायर के अनुपाती होगा कि क्यूब के अनुपाती होगा ये हमको नहीं पता है। हमको ये पता है कि आकार बढ़ेगा तो श्यान बल का मान बढ़ जाएगा, इतना बल पता है हमको, ठीक है ना। और दूसरी बात, गोले या गोली जो भी लिख रहे हैं, गोली की चाल, गोली की चाल पर, चाल मतलब v लिख सकते हैं। गोली की चाल v पर जितनी ज्यादा चाल होगी श्यान बल का मान भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। यानी ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा। श्यान बल क्या होता है? घर्षण बल होता है और घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। अगर स्पीड आप अपनी बढ़ा लोगे तो घर्षण बल ज्यादा कार्य करने लगेगा, यानी अवरोधी बल ज्यादा होगा, श्यान बल ज्यादा होगा। तो वेग बढ़ने पर अब वेग के वर्ग के अनुपाती होगा कि वर्गमूल के होगा, ये सबको नहीं पता है हमको, सिर्फ वेग पर पता है। वेग बढ़ने से घर्षण बल का मान यानी श्यान बल का मान बढ़ जाएगा। और तीसरी बात होती है कि जो जिस द्रव में गोली चल रही है उस द्रव के श्यानता गुणांक पर, यानी द्रव के श्यानता गुणांक, द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर। श्यानता गुणांक ये पदार्थ का एक गुण होता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि वो कोई गाढ़ा द्रव है तो श्यानता उसकी ज्यादा होगी, पतला द्रव है तो श्यानता कम होगी, ठीक है ना। जैसे वायु की अपेक्षा जल का श्यानता अधिक होती है, तभी जल में चलना ज्यादा कठिन होता है, ठीक है ना। ये उसके समझो कि ये श्यानता किसी पदार्थ का एक इंटरनल गुण होता है जो द्रव के परतों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो वो श्यानता पर निर्भर करता है कि श्यानता अगर बढ़ेगी तो श्यान बल का मान बढ़ेगा। लेकिन अब ये नहीं पता है कि किसमें स्क्वायर होगा, कि कोई बटे में होगा कि वर्गमूल लगा होगा, ये सब कुछ नहीं पता है। तो अब जरा इसके फार्मूला जब निकालना है कि श्यान बल का मान बताओ होगा कितना, तो फिर हम लोगों ने पढ़ा है, जब हम पढ़ रहे थे विमीय विश्लेषण, उसमें हम लोग विमाओं का जो उपयोग पढ़ रहे थे उसमें हमने एक उपयोग पढ़ाया था कि दी गई भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने में। तो संबंध कैसे स्थापित किया गया था, कुछ याद करिए। संबंध स्थापित किया गया था जब कोई भौतिक राशि किसी दूसरी राशि पर निर्भर करती है तो उसके लिए क्या तरीका अपनाया गया था, उस तरीके को यहाँ पर यूज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि माना संबंध निकालने क्या करना पड़ेगा, अगर ये श्यान बल जो F है वो 3 बातों पर निर्भर करता है तो उनके भी संबंध कैसे निकालना है? विमीय विधि से। तो विमीय विधि से संबंध कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, माना F यानी श्यान बल वो डिपेंड करता है R पर। तो R की घात कितनी होगी नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, A
इंटू वी पर, वी की घात भी नहीं पता है, बी मान लिया हमने, और ईटा, ईटा मतलब की घात सी मान लिया। यानी ऐसे तो करते हैं लोग, पूरा ध्यान करिए आप वेक्टर विश्लेषण वाले टॉपिक में, सॉरी विमीय विश्लेषण वाले टॉपिक में, और उसमें हम लोगों ने ये संबंध स्थापित करने वाला जो अनुप्रयोग था वहां पर इस तरीके का यूज करके आप संबंध स्थापित करेंगे। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, समावेशन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया जाएगा के, आर की घात ए, वी की घात बी और ईटा की घात सी। इसको डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालिए, जहां के क्या चीज होता है, जहां के एक विमाहीन समानुपाती नियतांक है। ठीक है, यहाँ के जो कांस्टेंट होता है उसको क्या, उसकी कोई विमा होती है, नहीं होती, उसको विमाहीन कांस्टेंट मानते हैं हम लोग। अब हम क्या करते क्या है, दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, तो दोनों ओर की विमाएं देखो जरा, एफ की बल की विमा क्या होती है, ML_T-2 बल की विमा हो गई। के विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं होगी, आर त्रिज्या है, इसकी विमा क्या होगी, एल, तो एल की घात ए। फिर क्या है, वी वेग है, वेग की विमा क्या होती है, LT-1, तो वेग की विमा हो गई, इसकी घात हो गई बी। और तीसरा है ईटा, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक की विमा निकाल चुके हैं हम लोग, ML-1 T-1 की घात सी, निकाल चुके हैं ना। अब क्या करें हम, जरा थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, ML-T-2 इक्वल टू m की घात कितनी है, c, m अकेला है, c घात है, l की घात a है, और प्लस l की घात b भी है, ठीक है, और l की घात माइनस c भी है, l की घात a, l की घात b और l की घात माइनस c, -1 घात है ना तो माइनस c हो जाएगा। और t की घात कितना है, t यहां पर है एक, ये t है यानी -b, और एक t है यहाँ पर -c। ये इसकी विमाओं को इकट्ठा कर लिया हमने, उसकी घातों को इकट्ठा कर लिया। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, दोनों ओर की घातों की तुलना करने पर, ये पूरी प्रक्रिया आपको नहीं करना है, आप विमीय विश्लेषण में सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो जब तुलना करेंगे तो c की घात कितनी लिखी यहाँ पर, यानी m की घात कितनी है c, और c का मान यहाँ कितनी हो जाएगी, m की घात कितनी है 1, तो c की वैल्यू तो हमने 1 निकाल ली। और l की घात कितना है, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू l की घात यहाँ कितनी है 1, और माइनस बी टी की घात है, और माइनस सी टी की घात, माइनस बी माइनस सी, और यहाँ टी की घात कितनी है -2, ठीक है। तो अब c की वैल्यू जब यहाँ निकाल लिया हमने, तो b का मान कितना हो जाएगा, जरा इन तीनों जो समीकरण आए हैं तुलना कराने से, इनको सॉल्व करके abc की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो c का मान तो सीधे निकल आया, c का मान जब यहाँ रख देंगे -b - c बराबर 2 में, तो कितना हो जाएगा, तो -b और यहाँ 1 रखो, उधर ले जाओगे तो प्लस का 1 हो गया, तो -2 में बचे कितना हो रहा है -1, यानी b इक्वल टू कितना आ गया 1, b का मान भी 1 आ गया। जब b और c के मान जब 1 1 आ गए तो यहाँ रखोगे, a की वैल्यू भी निकल आएगी, a प्लस b का मान है 1 माइनस c का मान भी 1 इक्वल टू 1, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू कितना आ गया 1। इस प्रकार से a b c का मान तीनों के 1 के इक्वल आ गए। अब ये हम तीनों मान हम समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, तो इतना जरा नोट कर लीजिए पहले।
तो यहां पे लिखेंगे ए कामा बी कामा सी के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे। F इक्वल टू के R की घात 1, V की घात 1 और ईटा की घात 1। यानी इसको हम लोग घाते तो 1 लिख ही नहीं जाते, इसको क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू ईटा आर वी। मतलब इसको ऐसे लिख लो, आर वी ईटा लिखा है, ईटा आर वी लिख दो, जैसे आप समझ में आए। तो इस तरीके से ये जो संबंध प्राप्त हो गया है वो हमारा श्यान बल का फार्मूला है। लेकिन जो समानुपातिक नियतांक जो लगाया गया है इसका मान विमेय विधि से निकालने का कोई मेथड होता नहीं है। इसका मान स्टोक्स ने प्रयोग द्वारा निकाला है। प्रयोग से के का मान निकाला उन्होंने 6 पाई। तो जरा 6 पाई का मान भी लगा देंगे तो एफ का मान कितना हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर। ये जो फार्मूला निकल आता है इस फार्मूले को ही हम लोग कहते हैं स्टोक्स का नियम। इस फार्मूले क्या कहते हैं हम लोग, स्टोक्स का नियम। तो इसका स्टेटमेंट अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, अर्थात स्टेटमेंट क्या है स्टोक्स का नियम, अर्थात जब कोई आर त्रिज्या की सूक्ष्म गोली, जब आर त्रिज्या की एक सूक्ष्म गोली किसी ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में v वेग से या v चाल से गति करता है तो उस पर कार्य, तो उस पर कार्य करने वाला श्यान बल F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी होता है। अगर स्टेटमेंट केवल लिखने का आता है स्टोक्स का नियम लिखो तो आपको यह लिखना है, जब कोई आर त्रिज्या के सूक्ष्म गोली किसी ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में v चाल से गति करता है तो उस पर कार्य करने वाला श्यान बल 6 पाई ईटा आर वी होता है। तो इतना आप, अगर ये तो स्टेटमेंट है, अगर डेरिवेशन करना है इस फार्मूले तो आप विमेय विधि से इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो स्टोक्स का नियम आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट भी है। और इस स्टोक्स का नियम यूज करते हुए हम लोगों को अगला टॉपिक जो पढ़ना है सीमांत वेग का, जिसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी, उसको समझेंगे। तो इसको आप पहले तैयार कर लेंगे स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम क्या बताएगा, जब कोई पिंड, अब पिंड की बात अब यहां स्टोक्स ने हटा दी, उन्होंने कहा कि जब कोई गोली किसी द्रव में गति करती है तो उस पर जो कार्य करने वाला श्यान बल है, यानी जो गति का विरोध करने वाला जो बल है वो 6 पाई ईटा आरवी के बराबर होता है। ठीक है, अब वो गति किसी प्रकार से हो सकती है, किसी प्रकार से मतलब द्रव में गति, वो गोली वो इस दिशा में गति कर सकती है तो श्यान बल इस दिशा में लगेगा। और अगर मान लो कोई द्रव हमारा भरा हुआ है, कोई गोली उसमें स्वतंत्रता पूर्वक डाली जाए तो उसकी गति नीचे की तरफ होगी तो श्यान बल ये ऊपर तरफ काम करेगा। तो हमेशा गति के अपोजिट कार्य करता है, गति चाहे ऐसी हो रही हो चाहे ऐसी हो रही हो। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हम स्टोक्स का नियम समझ सकते हैं। तो
आज क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।